शुक्रिया साक्षी। मंत्री जी, जी का मंच लगा है और जी के मंच पे आज फरीदाबाद की बात हो रही है। फरीदाबाद में शासन प्रशासन के साथ तमाम जो उद्योगपति थे वो भी आए और इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सवाल एक निकल कर आया, मैं पूछूंगा आपसे कि आपके परिवहन विभाग की बात करें, खनन की बात करें, उन सवालों पर आऊँगा, लेकिन जो अब तक के मंथन में लास्ट सेशन है ये निकल कर आया कि गुरुग्राम से हम पीछे जा चुके हैं। इसकी चाहे वजह जो भी हो, और जो ग्रेटर फरीदाबाद की जो बात हो रही है, तमाम जो नए शहर बनाने की जो बात हो रही है मंत्री जी, उसमें गंदगी, साफ सफाई, भले ही नगर निगम के जो तमाम कार्यक्रम हो, ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पुराना शहर होने की वजह से एक खड्डों की सड़क या सड्डों पे खड़क, ये बहुत एक महत्वपूर्ण से ऐसे 3-4 विषय निकल कर आए जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और देश और दुनिया के मानचित्र में फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी की अपनी पहचान रही है और सबसे ज़्यादा लोग, सारे भारत के लोग फरीदाबाद में रहते हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कट तक। और स्वाभाविक है जहाँ उद्योग जगत हो वहाँ बस्तियाँ भी बढ़ती हैं, अनऑथराइज कॉलोनी बसती हैं। तो फरीदाबाद की शुरुआत हुई थी औद्योगिक जगत से हुई थी। जहाँ गुड़गामा की आप बात करते हैं, गुड़गामा हमसे बाद में आया है और गुड़गामा के 2 कारण रहे कि दिल्ली के रास्ते निकलना, दिल्ली के एयरपोर्ट के पास होना और फरीदाबाद के नई टेक्निक के जो उद्योग गुड़गांव में से। और जब फरीदाबाद के जो औद्योगिक नगरी है इसकी शुरुआत 1968 से हुई और 68 के बाद धीरे धीरे अब फरीदाबाद के देखिए, नेशनल हाईवे देखिए, बड़ौदा एक्सप्रेस देखिए, जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, अपना नेशनल हाईवे इसको देखिए। तो फरीदाबाद एक नहीं, कई नेशनल हाईवे से, और आने वाले जो फरीदाबाद होगा फिर दुनिया के मानचित्र पर रहेगा। गुड़गामा ठीक एयरपोर्ट, फरीदाबाद भी जेवर पे के पास जाएगा। उत्तर प्रदेश हमारे पास है, यमुना हमारे पास है, मीठा पानी हमारे पास है, मैन पावर हमारे पास है, सब कुछ तो है। ग्रेटर फरीदाबाद के साथ अगर जुड़ जाने से एफएमडीए भी बन गए हैं, उस शहर का एक नाम भी ग्रेटर फरीदाबाद, सीएम साहब जो पिछले दिनों थे, मुझे याद आता है 3-4 महीने पहले आकर कह गए थे, फरीदाबाद प्लस ग्रेटर फरीदाबाद अगर जोड़ लिया जाए तो जो ख्याति खोई है इस शहर ने, पुराने शहर ने, नंबर 1 रेवेन्यू के हिसाब से भी था, सरकारों के लिए भी काम का शहर था, काम का जिला था, इसे एड ऑन कर लिया जाए तो क्या रिजॉल्व हो सकती हैं ये समस्याएं और एक जो खोई हुई इमेज है इस शहर की वापस मिल सकती है? जो फरीदाबाद का जो शहर है आने वाला 2000 आने वाले समय का, इसकी अपनी पहचान होगी। और मैं ये नहीं कहता जी के मंच पे बैठा हूँ कि फरीदाबाद धीरे धीरे, फरीदाबाद 3 हिस्सों में है, एक रेल पार है, एक नहर पार है, एक बीच का है, कहीं आगरा कैनाल, कहीं गुड़गामा कैनाल। आने वाले समय में फरीदाबाद के तीनों, या रेल का इलाका हो या सेक्टर का हो, ग्रेटर फरीदाबाद को हम एक लाइन में जोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि आने वाले समय में हम फरीदाबाद को इन 3 लाइनों से, कि आदमी बीच में नहीं, फ्लाईओवर के बाद रेलवे, रेलवे के बाद आगरा कैनाल और ग्रेटर फरीदाबाद और सीधा जेवर एयरपोर्ट पहुंचे। मंत्री जी, एक सवाल फरीदाबाद की जनता की तरफ से है और मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन भी अगर कहें तो गलत नहीं होगी। मंत्री जी काम कर रहे हैं, बल्लभगढ़ विधानसभा में खूब काम कर रहे हैं, लेकिन आप मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, आपके आसपास की जो विधानसभाएं हैं और जिस रास्ते से आप आए हैं, हालांकि अभी गुरुग्राम से आ रहे हैं, यहीं से सेक्टर 12 होते हुए अपने घर जाएंगे, आपका घर, ऑफिस, चारों तरफ से सड़क टूटी पड़ी है। एक कैबिनेट स्तर का मंत्री, मूलचंद शर्मा जी जैसा मंत्री, और उसके बाद उसके घर के आसपास की सड़कें भी नहीं बन पाती, विधानसभा किसी की भी लगती हो, मंत्री होने के नाते हम तो आपसे पूछेंगे। जिन सड़कों की बात करें, 7 सड़क हैं टोटल, और उनमें से एक सड़क पर काम चला हुआ है जो गुड़गामा अपने हार्डवेयर टू प्याली की बात को, उस पर काम है। अपनी विधानसभा बाहर भी एनजीटी कर रहे हैं ना, अभी एनजीटी का जो है, जो समय टाइम हटा, काम चालू हो गया है और मैं देख के आऊँ काम चल रहा है। और आपकी 7 सड़क बाकी हैं। ये कोविड के हालात ख़राब थे, कोविड के समय में गरीब आदमी की सुरक्षा, रक्षा, भोजन का प्रबंध करना, दवाई का प्रबंध करना, इस सरकार का दायित्व है। और हरियाणा सरकार ने तो किसी भी कर्मचारी की 7 तारीख से पहले तनख्वाह भी नहीं रोकी
और प्रदेशों को जाके देखिए। और रोडवेज के महकमे में 6-6 महीने तनख्वाह नहीं है दूसरे प्रदेशों में, यहाँ तो 7 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को तनख्वाह मिलती है। और जो कोविड के हालात थे इसके कारण सड़कों का काम रुक गया। अब मुख्यमंत्री जी के जो आने वाले समय में है बारिश से पहले इस सारी सड़कों का 40 साल का इंतजाम करेंगे। 4 महीने का इंतजाम नहीं होगा, 40 साल का होगा। हमारी आरएमसी की तमाम रोडें होंगी। और मैं मानता हूँ वाईएमसी वाली रोड है, एक मानता हूँ 12 वाली है, एक 12 के बाद एक डीसी सेक्टर 15 के लिए जाते, एक 14 के लिए जाती है। कॉन्टिन्यूटी में तो आपकी सरकार थी ना इससे पहले भी, तो 7 साल के हिसाब से अगर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, हमने 7 साल में फरीदाबाद के गंद को निपटाया। 14 का फरीदाबाद देखी ना, 2014 से पहले क्या था फरीदाबाद में? 14 से पहले बताइए ना, शिक्षा के क्षेत्र की बताओ, सड़कों के क्षेत्र की बताओ, या दूसरे क्षेत्र में बताइए। सारी कॉलोनियाँ थी, सारा 6 फुट पानी भरा रहता। मंत्री जी, लेकिन जब भी सरकार की किसी उपलब्धि के बारे में बात की जाती है तो सड़क उसमें सबसे ऊपर आती है। और आपके पास तो महकमा भी ऐसा है, परिवहन विभाग है, बसें हैं जो सड़कों पर दौड़ती हैं, तो ये कहीं ना कहीं लिंक करता है आप। लेकिन फरीदाबाद में ही सड़कों की इस तरह से स्थिति है। मैं कह रही हूँ कि आप परिवहन मंत्री हैं, जो बसें हैं वो सड़कों पर दौड़ती हैं और सड़कों की जो हालत है वो कुछ ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात को मान गया। जहाँ से बस के निकलती हैं, आप हमारी बसों की रोडों को देखिए। मैं 6 सड़कों को छोड़ दीजिए आप 6 सड़कों की बात मत करिए। आप फरीदाबाद की तमाम सड़कों तो उठाइए जी। कौन सी सड़क नहीं है? आप 28 में स्मार्ट रोड है, बाईपास बड़ौदा एक्सप्रेस है, उसके बाद स्मार्ट रोड है फरीदाबाद वाला, बल्लड़ के तीनों रोड हैं, वो सब आरएमसी हैं। आप सारे जहाँ बसें चलती हैं, जहाँ सिटी बस हैं, हमारी अभी 50 बस सिटी बस चली हुई हैं शहर में, जो बड़ी बस है। हम बसों को कोई समस्या नहीं है। आने वाले समय में जो भी ये 6 रोड हैं, और हम फरीदाबाद के जितने गेटर फरीदाबाद, हमारी मंझावली से लेकर तिगाम का इलाका, सारे शहर में सिटी बस चली हुई है और जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। मंत्री जी, अगर आपके एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, एक सवाल जुड़ा हुआ है इससे कि एक टाइमलाइन तय कर लेते हैं, एक टाइमलाइन तय कर लेते हैं कि 7 साल से आपकी सरकार चल रही है। क्लीन फरीदाबाद, एक सुंदर फरीदाबाद, नीट एंड क्लीन फरीदाबाद, सड़कों की व्यवस्थित होके आपकी सरकार के रहते हुए 2022 अब आने वाला है, कब तक का एक टारगेट रखा जाए? कोई एक ऐसा लक्ष्य 23-24 तक सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे और एक रोल मॉडल की तरह आप फरीदाबाद को पेश कर पाएंगे? नहीं, मैं कमिश्नर को, यहाँ के अधिकारी डी साहब बैठे हैं, मैं यहाँ के प्रशासन को बधाई दूंगा कि बहुत लंबे समय 30 साल से जो शहरों पर कब्जे थे या फैक्ट्रियों के बाहर कब्जे थे, उन सबको हटाने का काम करा है। और इससे क्या है कि, और मेरी आपके चैनल के माध्यम से है विनती कि लोग अपनी ज़मीन में काम करें, सरकारी ज़मीन में कोई अवैध निर्माण नहीं करें, कोई सामान नहीं डालें, साफ रखें। और अभियान फरीदाबाद में जो अभियान है, जो सफाई जो अभियान है, साफ सुंदर अपने शहर को रखना, उस अभियान में सभी अधिकारी लगे हुए हैं, राजनीतिक लोग सब, पार्षद, विधायक, MP सभी साथीगण लगे हुए हैं। इस शहर को सुंदर बनाना है। और शहर तब तक सुंदर नहीं बनेगा कि तब तक बाहर के लोग हैं वो कहेंगे यार शहर सुंदर नहीं है। कि जो काम पैसे से होना वो पैसे से होगा, और जो हमसे होना है, जो मेहनत से, उसको तो करें। उसकी शुरुआत है और शहर के सब लोग इसमें लगे हुए हैं। मूलचंद शर्मा जी, आप एक सक्रिय मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं अगर हरियाणा की हम बात करें तो, लेकिन क्या आप भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, आप फरीदाबाद से आते हैं, कि फरीदाबाद की जो विकास की गति है वो कहीं ना कहीं अगर गुरुग्राम से कंपेयर करें और पंचकुला से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं रफ्तार थोड़ी धीमी है? नहीं, मैंने पहले भी कहा है, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी रहा है। गुड़गांव और फरीदाबाद तो हमारे बाद के हैं, पंचकुला तो अब बसा है जी। और फरीदाबाद ने सारे हरियाणा का पालन पोषण करा है जी। और फरीदाबाद तो ऐसा था जो सारा रेवेन्यू फरीदाबाद से 70% फरीदाबाद, 30 में हरियाणा हुआ करता था। और जब जो नए शहर बनते हैं, नई अपनी टेक्नोलॉजी से, नए उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है, सारा पानी का, ग्रीन का, हवा का, खुला, वो सब होते हैं। पर मेरा ये कहना है कि जो फरीदाबाद में आने वाला जो फरीदाबाद है, जो ग्रेटर फरीदाबाद है, जो औद्योगिक IMT का क्षेत्र है, और अभी जाके देखिए मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ रुपया से 24 है, 25 है, इंडस्ट्रियल NIT है। आने वाले समय में हमने 2 साल का समय दिया है, 109 करोड़ की लागत से
सबसे सुंदर हमारा इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, और वो आज से नहीं 20 साल से हालत थी। जहाँ भाई जी विनोद जी का घर है, विनोद जी घर रहते हैं, वो इलाका तो मान के चलिए 20 साल से हालत ख़राब है, और आने वाले समय में उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने करी है, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करी है कि हम गुड़गांव और फरीदाबाद पंचकुला जो बड़े शहर पुराने होते हैं, ये मानता हूँ कि सफाई की, साफ की। लेकिन सर अगर बात आपके अब महकमे की करूं, जो ट्रांसपोर्ट विभाग आपके पास है, लगातार ये बात की जाती है कि ट्रांसपोर्ट विभाग को सफेद हाथी भी कहते हैं। सफेद हाथी के क्या हाल है और खनन में चोरी रोक दी? सफेद हाथी के क्या हाल हैं और खनन में चोरी रोक पाए आप? नहीं, मेरा ये कहना है, पूर्व की सरकारों में मैं खनन मंत्री हूँ, और जब 2013 का रेवेन्यू देखा है आपने, 80 करोड़ रुपए मात्र था। 12 का शायद ऐसा 56 करोड़ था। 14 में सरकार बनी 200 करोड़ था। कोरोना 140 करोड़। और जब 2019 में इससे पहले 5.5 करोड़ था, और आज रेवेन्यू 1033 करोड़ रुपया रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू लोगों ने दिया। माइनिंग घटी है, माइनिंग कम हुई है। हरियाणा माइनिंग नहीं है, हरियाणा तो नाम मात्र है माइनिंग। हरियाणा में गुड़गांव माइनिंग नहीं, फरीदाबाद माइनिंग नहीं, मेवात माइनिंग नहीं, थोड़ा सा दादरी का इलाका है, एक नारनौल महेंद्रगढ़ का इलाका है, और पंचकुला से लेके सोनीपत तक यमुना सेंड है। कोई ज़्यादा नहीं है माइनिंग। और इस माइनिंग को हमने इतने उससे मुकाम से 1033 करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन करा है। ये सफ़ेद हाथी मनोहर की सरकार ने जो इस तरह के लोग से लगाम लगाने का काम करा, माफियाओं को लगाम लगाया है, और जो माफियाओं की गोजा में जाता था उसको सरकार के खजाने में डालने का काम करा है। मंत्री जी, नींद कैसी आ रही है आजकल? क्योंकि मंत्री होते हैं, परफॉर्मेंस की बात भी होती है। जब जब दिल्ली मुख्यमंत्री जी आते हैं तो लगता है कि फेरबदल हो जाएगा, नया मंत्रिमंडल बन जाएगा। मूलचंद शर्मा की पर्सनैलिटी क्या कहती है इस तरह की चर्चाओं के बीच में? क्या संतुष्टि के साथ, अपनी वर्क परफॉर्मेंस के साथ आप बड़े आराम से सो पाते हैं, या फिर लगता है कि भाई हलचल के बीच में मूलचंद जी की भी नींद थोड़ी खराब हो जाती है? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। लोग तड़पते होंगे, लोग भागते होंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का अधिकार है। जिसको हटाना है, जिसको लगाना है, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। और मैं तो मनोहर मोदी के नेतृत्व में 2 बार विधायक बना हूँ, और मुझे 30 नंबर का मंत्री बना हूँ। इन चर्चाओं के बीच में कुछ हलचल होती है? मुझे चर्चाओं की कोई परवाह नहीं है। चर्चाएं होती रहती हैं, चर्चाओं की परवाह नहीं करता जी। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये मुख्यमंत्री का अधिकार जी। है। और जो लोग चर्चाओं के बीच, जो लोग कहते हैं ना, उनमें ख्वाबों में रह जाते हैं, ख्वाबों में सोते हैं, नींद में नहीं, मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब आपके- पार्षद होता है, पार्षद को विधायक बना देते हैं, ना। विधायक को मंत्री बना देते हैं, और मंत्री को मुख्यमंत्री बना देते हैं। नहीं, अपनी जो थी, हम मुकाम पे ठीक हैं, अपने मुकाम पे काम है। विधायक हैं, बल्लौर के लोगों ने विधायक बनाया है। और एक नहीं, पहले 54,000 मतों से जिताया, अब के 44,000 मतों से जिताया। और मुझे वोटों परसेंट में पहले भी नंबर 1 था, मैं हरियाणा में वोटों परसेंट आज भी नंबर 1 हूँ जी। मुझे इस बात की नहीं, मुझे सरकार में जो दायित्व मैं उस पर काम करूँगा, और मुझे काम करना है, लोगों के प्रति करना है, और लोगों की मूलभूत सुविधा है, और जो लोगों की इच्छाएं थी, जो लोग चाहते थे भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा विकास होगा, काम होगा, शिक्षा का क्षेत्र बढ़ेगा। जिस शहर में शिक्षाएं नहीं थे, सेक्रेटरीट नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, ऑडिटोरियम नहीं थे, सामुदायिक भवन नहीं थे, क्या था? कुछ भी नहीं था। 2014 का फरीदाबाद देखिए ना, फिर किसान नाराज से क्यों पहले थे? देखिए। सब आपने दे दिया आपकी सरकार ने, तो किसान नाराज रहे, और सबसे ज्यादा खामियाजा, हालांकि किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, हरियाणा को भुगतना पड़ा, और हरियाणा सरकार से नाराजगी किसानों की एक वर्ग रह गया। आपने जो एग्जाम्पल बताए थे उसी में मैं जोड़ रहा हूं कि सबसे ज्यादा नाराजगी हरियाणा सरकार को क्यों झेलनी पड़ी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में 3 कानून लाए थे, और किसानों के आने वाले समय किसानों के लाभकारी थे, किसानों के हित में थे। पर कोई चीज नहीं समझ पाए
हमने देश के हित में वापस ले लिया। और हरियाणा की तो भूमि आज नहीं है, हरियाणा की तो जितने युद्ध हुए मुगल बादशाहों के हुए, महाभारत का युद्ध हुआ, हरियाणा की भूमि ने एक युद्ध थोड़ी रणभूमि बन जाती। किसानों का भी हरियाणा की भूमि पर हुआ। तो मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं, हरियाणा की भूमि एक ऐसी है सबके प्रति समर्पित है, सबको सहती है, चाहे किसान पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए, दिल्ली, सब किसान तो हैं और हमारे भाई हैं किसान। और कोई बात नहीं माने, प्रधानमंत्री वापस कर दिया। सर, आपने विधानसभा का जिक्र किया था, आपने थोड़ी देर पहले कि बल्लभगढ़ की जनता ने आपको जिताकर भेजा है, आप पे भरोसा कर भेजा है, लेकिन आपकी विधानसभा में अगर हम बात करें तो जल भराव की एक स्थिति जो है वो हमेशा बनी रहती है। जल भराव की वजह से बस स्टैंड भी कई बार डूब जाता है। सिटी पार्क के इलाके की बात करें तो वहाँ भी जल भराव की स्थिति काफ़ी पैदा हो जाती है। इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बल्लभगढ़ विधानसभा में जल भराव की समस्या, जल भराव की स्थिति, बल्लभगढ़ विधानसभा में जल भराव की समस्या रहती है। और साक्षी एग्जांपल्स थे बस अड्डे के आसपास बात करें, सिटी पार्क इलाके के आसपास की बात करें। नहीं, बल्लभगढ़ के बस अड्डा है, मंडी है, सारा है, हमारे ऐसी समस्या कभी रही नहीं है और कभी इस तरह की समस्या नहीं रही जी। और ना भराव की रही, ना पानी की रही, ना उसकी रही। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। और बल्लभगढ़ में आने वाले समय में जी 3 वर्ष हैं बल्लभगढ़ में पीने की, पानी की निकासी की, रास्ते की। और मैं बताऊं, रानी की छतरी महारानी राजा नाहर सिंह की नगरी है बल्लभगढ़। 350 नारा राजा नाहर सिंह को 1857 जी के क्रांतिकारी थे, उनको दिल्ली के दरबार पे फांसी पर लटकाया गया था। और उस रानी की छतरी को मनोहर की सरकार ने 3.5 करोड़ लगा के उस रानी का उद्धार डी साहब संगे, आप जाके देखिए। लोग पूर्व के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। और मैं बल्लभगढ़ की पिक्चर को निकाल दूं ना 14 की को, लोग कहेंगे 14 का बल्लभगढ़ या 21 का बल्लभगढ़। लोग ये हालत थी, कोई आदमी बल्लभगढ़ में घुस नहीं सकता था। ये हालत तो शहर की रही है जी। एक सरकार से जुड़ा सवाल पूछ लेता हूं। पिछले दिनों विधानसभा सेशन रहा, तमाम जो सवाल उठे एचपीएससी भर्ती अनिल नागर को लेकर, इस सरकार का सबसे बड़ा एक कहते हैं कि दिखाने के लिए ना कि भाई बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी है। इस मामले को लेकर आपकी सरकार पूरे विधानसभा सेशन में सवाल झेलती रही और जो सरकार की इमेज थी, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ा एक कहते हैं कि कार्ड पे लिखा हुआ नाम था कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के हम नौकरी देते हैं। इस दावे को बहुत गहरा झटका लगा, जांच के लिए भी कहा गया। ये पूरी इमेज जो सरकार की थी बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी देने की, ये टैनिश हुई। कहीं ना कहीं इस पर विपक्ष ने लगातार हमला करा। ये ओवरऑल एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर बताइए कि इससे कैसे निजात पाएगी आपकी सरकार? विपक्ष ने ये भी सवाल किया कि हमेशा पारदर्शिता की बात की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी जांच केवल एक अफसर अनिल नागर पर आकर रोक दी गई। और क्यों सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती सिटिंग जज की निगरानी में? वो लोग बात करते हैं, उनकी 2013 की भर्ती उठा के देखिए। एससीएस में कोई ऐसा नहीं है जो रिश्तेदार ना लगा हो। विधायक का रिश्तेदार ना हो, मंत्री का रिश्तेदार ना हो, मुख्यमंत्री का रिश्तेदार ना हो। यहाँ अनिल नागर के रिश्तेदार लग गए ना, अनिल नागर की जान पहचान वाले लग गए, उसने आंसर शीट कर लिया। आप मेरी बात सुनिए ना, आप बात सुनिए ना। और मनोहर के सरकार के नेतृत्व में हरियाणा के इत्तेदार में धूप है। गरीब का बेटा एटीओ लग जाए, गरीब का बेटा तहसीलदार लग जाए, गरीब का बेटा एसएस लग जाए, पटवारी लग जाए, डीटीओ लग जाए, ये मनोहर की सरकार में है। और हमने कपूर की सरकार के जो रास्ते थे ना उनको बंद करा है। जो पूर्व की सरकार में जहाँ डॉक्टर की डिग्रियाँ बिकती थी, जहाँ एससीएस की नौकरियाँ बिकती थी, जहाँ डीएसपी की नौकरी, इनकी फर्जी 34 ऐसे हैं जो इनके हाई कोर्ट में केस चले हुए हैं, बाकी रिजेक्ट हुए हैं। और मनोहर जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा, मैं एचपीएससी के उसमें चाहे कितना बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, जो चैट निकल कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चैट रखी, उस चैट को लेकर आप पूछ रहे हैं कि सोर्स बताइए नेता प्रतिपक्ष से। आप लोगों को नहीं पता उस चैट में क्या था, उनके पास कहां से आ गया? नहीं, आप सत्ता पक्ष से कौन क्या कहता है? जो लीकेज है, ये धर्म है हमारा, हमारा कर्तव्य है। अगर ये थोड़ी है सब लोग हमने बनाए, ये हरियाणा प्रदेश में अधिकारी हैं, अपनी भूमिका अपने अपनी निभाते हैं। जो पूर्व की सरकार में वो अधिकारी जो पूर्व की सरकार में अधिकारी रहे होंगे,
अगर लीकेज मुख्यमंत्री को मिलती, क्या लीकेज मुख्यमंत्री के लिए? अगर मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ धरे बैठे अगर ये काम होता है तो ठीक है। अगर मुख्यमंत्री को जानकारी मिली और तभी विजिलेंस से उसको गिरफ्तार करा, उसकी इंक्वायरी की, चाहे कोई लोग हो। लेकिन मंत्री जी क्या नहीं लगता जो चैट है इसमें कांग्रेस के मित्रों को क्या है, एक नंबर कांग्रेस उसमें के है। मित्रों को मैंने जो कहा, कांग्रेस के मित्र अपने अतीत की बताएं, और हमने तो कोई विधायक का कोई करीब बता दो, रिश्तेदार बता दो, किसी उसका बता दो। उस जो भर्तियां हुई थी एक क्षेत्रवाद के थे लोग थे, एक क्षेत्रवाद के थे, एक रिश्तेदारों के लोग थे। आज तो पूरे हरियाणा के हैं। कहते हैं डब्बाली से लेके होडल तक का है, और लेके नारनौल से लेके अपना अंबाला तक का बच्चा है। पता ना किसका बेचा मेरिट में लग जाए, मंत्री जी कौन लग जाए। बहुत सीधा सा सवाल है कि उस चैट को सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुख्यमंत्री ने भी मांगा कि आप उसे सदन के रिकॉर्ड पर रखें, उसे पेश करें। नंबर भी उन्होंने जिक्र किया, सब अखबारों में छपा। क्या सरकार उस नंबर के बेसिस पे उस चैट को निकलवा नहीं सकती? क्या उस चैट के बेसिस पे जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? नहीं, मेरा ज्यादा इस पे कहना उचित नहीं है, और इसे कोर्ट में केस है। दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा, हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं उससे कराना चाहिए। दूध का दूध, हरियाणा की अपनी एजेंसी है, भरोसा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और जो सरकार है, ये मुख्यमंत्री खुद है, उनका सारा है। उन्हें एक नारा दिया था, ठीक है सर, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। एक नारे के मूल मंत्र को साथ लेके चल रहे हैं। ना उनका सिटिंग जज से जांच क्यों नहीं करवाती सरकार इस पूरे मामले की? एक ही तो मांग है विपक्ष की कि सिटिंग जज से करा लीजिए। हरियाणा के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है क्या? हरियाणा के एजेंसी भरोसा कह ही रहे हैं ना, विपक्ष में नवीन जयंत ने कह दिया 2 मंत्रियों के नाम थे। अगर ये अधिकारी सक्षम नहीं है, अगर अधिकारी सक्षम नहीं है, दूसरे अधिकारी करा देंगे। अगर कोई आपको लगता है ये अधिकारी सक्षम नहीं है, उसका प्रमाण दे बेचारा, उससे भी मुख्यमंत्री ने कहा अपने अधिकारी, अपनी एजेंसी को भरोसा रखना चाहिए। अपनी एजेंसी पर भरोसा रखिए, अपने लोगों पर भरोसा रखिए, परिणाम आने दीजिए। सर, एक सवाल फरीदाबाद से जुड़ा हुआ और सरकार का ही फैसला है 75% रिजर्वेशन को लेकर। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा साक्षी, ये मामला शायद कोर्ट तक भी जा रहा है। फरीदाबाद के लिहाज से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि इस शहर की आबादी में सिर्फ हरियाणा के नहीं है, यूपी के भी हैं, बाहर से भी, उत्तराखंड से भी, तमाम जगह के लोग हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन जब होगा रियल ऑन ग्राउंड पर 75% रिजर्वेशन का फरीदाबाद में, क्या असर पड़ेगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मैंने कहा फरीदाबाद जिले में 80% बाहर के लोग हैं और 20% मात्र हरियाणा है। जिले की बात करता हूँ। और जिन लोगों को 5 साल से पूरे हो गए हैं, वो सब फरीदाबाद के हैं। वो सब फरीदाबाद तो है, रह कहाँ गया? 75 में, वो तो हमारी गिनती 75 में, उनकी तो भाई जो लोगों के राशन कार्ड, बेटे, एजुकेशन, शिक्षा, दीक्षा सब हरियाणा के तो हैं। जो 5 साल पुराने सब हरियाणा के। तो अच्छा डिसीजन है? नहीं, डिसीजन हमने कब कहा? डिसीजन मान लो बढ़िया उन्हें रखा है, दुष्यंत जी ने रखा है, हरियाणा के लोगों को लाभ मिले, बढ़िया बात है। और हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। भाई आपने कैसे मान लिया 80% बार के? जिनका राशन कार्ड है, जिनका आधार कार्ड है, जिनकी वोट है, जिनका, सब हरियाणा के तो हैं, और लोगों को लाभ मिलेगा हरियाणा के लोगों को। और ये भी है जो मेरिट योग्यता पे नहीं मिलेंगे। अगर योग्यता नहीं है, क्वालिफाइड नहीं करता, कोई सक्षम आदमी नहीं है, वो कहीं से भी ले सकता है। अगर कोई क्वालिटी नहीं मिलती, अगर नहीं है हरियाणा में, बाहर से भी ले सकता है। ये भी उसमें एक आखिरी सवाल हमारे मंच से, फरीदाबाद कॉन्क्लेव जी मीडिया का मंच है, आप अपनी तरफ से बताइए, बतौर मंत्री, फरीदाबाद की जनता आने वाले दिनों में आपकी चाहे विधानसभा हो या शहर हो, क्या कुछ उम्मीद कर सकती है? और सीधा संवाद वहां देखते हुए और क्लोजिंग आपसे कर रहे हैं, और ये आखिरी सवाल है, आप सीधा जनता को कहें कि आने वाले दिनों में इस शहर में क्या कुछ हरियाणा सरकार करने जा रही है? सीधा संवाद कीजिए आप। नहीं, मैं कहूँगा जनता से आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले समय में फरीदाबाद के लिए पीने के पानी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और पीने का पानी, ये सारा जहाँ हम बैठे हैं, ये भी खाड़ी का इलाका है। और फरीदाबाद 70% खाड़ी के इलाके में है, 30% मीठा पानी है यमुना के। सबसे पहले हमें पानी का इंतजाम करना है। और हमें शहर की तमाम जितनी सड़कें हैं, उनको साफ और सुंदर बनाना है। सड़कें तो हम 3-4 महीने में तमाम सड़कों को बना के तैयार करेंगे, और विद लाइट करेंगे, और साफ सफाई का इंतजाम करेंगे। और फरीदाबाद में आने वाले समय में जो हमारे बड़े नेशनल हाईवे जयपुर अपने जेवर एयरपोर्ट के लिए जा रहा है, अपने बड़ौदा एक्सप्रेस है,
कि आने वाले समय में फरीदाबाद में जितना उद्योग बढ़ेगा उसके लिए जो भी उद्योगपति को जरूरत पड़ेगी उसको मुख्यमंत्री जी उसको बढ़ावा देंगे, और हम सब मिलके जो प्रदेश के हित में हो, जिले के हित में हो। और मूलचंद वो जी काम अपनी विधानसभा से बाहर दूसरी विधानसभाओं की समस्याओं को भी दूर करने में बतौर कैबिनेट मंत्री सहयोग करेंगे दूसरी विधानसभाओं में? सब में करेंगे। सब विधानसभा हमारी है, जिला अपना है, चाहे सड़कें हैं, चाहे लाइट है, पानी है, सड़क है, सीवर है, एसटीपी है, सबको बनाने का काम करेंगे। जिला हमारा है, प्रदेश भी हमारा, जिला भी हमारा। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं, सारे विधायकगण हैं, सब मिलके एक एक मिलके लड़ाई लड़ेंगे। शहर को सुंदर बनाना है और पहला जो फरीदाबाद का नाम हो उसको वापस लाना है।